नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। एक बार फिर बात करते हैं बंगाल पर। बंगाल से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको चौंकाएगी, और चौंकाएगी इसलिए कि कल रात ममता बनर्जी ने अपने घर पर अपने चुने हुए विधायक जो जीत के आए हैं उनकी एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उनके 10 विधायक नहीं आए। यानी ममता की अपने घर पर बुलाई बैठक में उनके जो चुन के आए विधायक 10 गायब रहे। अब ऐसा सामान्य तौर पर भी हो सकता है। सामान्य तौर पर यह हो सकता है कि मान लीजिए, हालांकि ये तीसरा दिन है जीत का, कल दूसरा दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट लेके बंगाल कोई बहुत छोटा राज्य भी नहीं है, तो ये एक सामान्य चीज है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की राजनीति अब शेप ले रही है या आगे बढ़ रही है, बुरी तरह चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर, उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वहां 10 विधायकों का उनकी अपनी बैठक से गायब होना ये छोटा मामला नहीं है। हालांकि 10 विधायक उनके गए हैं, तो इस तरह की कोई बात कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या वो विधायक कहाँ जाएंगे, ये सब सवाल भी नहीं बनता। इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, ऐसे में उन्हें किसी विधायक विधायक की आवश्यकता नहीं है। फिर ये चीज महत्वपूर्ण क्यों है 10 विधायकों का गायब रहना? दरअसल आप सबको याद होगा कि जिस समय मतगणना हो रही थी उससे भी पहले जब सेकेंड राउंड का जो मतदान था वो समाप्त हुआ, ममता बनर्जी ने क्या कहा था? ममता बनर्जी ने ये कहा था कि हम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ेंगे, हटाएंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ हम मोदी की सरकार को दिल्ली में भी नहीं रहने देंगे। यानी भाजपा की सरकार को, एनडीए की सरकार को हम केंद्र से भी हटाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये किसी भी नेता का एक बड़बोला बयान होता है। जब पोलिंग पूरी हो गई हो, नतीजे आने वाले हैं, 29 तारीख का ये उनका बयान था। लेकिन 4 तारीख को जब नतीजे आ गए और जब साफ साफ तौर पर ममता बनर्जी हार गई, उनकी प्रचंड हार हो गई, उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब उन्होंने क्या कहा था, इस पर ध्यान दीजिएगा। उससे पहले भी जब अभी मतगणना चल रही थी उस बीच में उनका क्या बयान आया था, ये 2 चीजें अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको इन 10 विधायकों के गायब होने का महत्व पता चलेगा। ममता बनर्जी ने बीच मतगणना के दौरान ये कहा कि हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता मतगणना केंद्र छोड़कर भागे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे अपनी हार देख के भाग खड़े हो रहे थे, भग रहे थे वहां से, यहां तक कि अपना जो पहचान है वो हटा रहे थे, छुपा रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी हम पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है, हम 12 बजे के बाद जीतना शुरू करेंगे, आप मतदान के जो गणना केंद्र है उन्हें छोड़ के मत जाइए। ये साफ बता रहा था कि ममता बनर्जी की अपनी टीएमसी में हार के बाद शुरुआत संकेत मिलते ही भगदड़ मचनी शुरू हो गई थी। जब रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनकी कंप्लीट हार हो चुकी थी, तब उन्होंने क्या कहा? एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। खैर ये तो उनका केवल डायलॉग बाजी था, इनका इस्तीफा देने न देने का कोई महत्व नहीं होता। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 7 तारीख है, बंगाल के विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। जब तक अगली सरकार शपथ नहीं लेती, वहां पर आज रात 12 बजे से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, भले वो 1 दिन के लिए लगे या 2 दिन के लिए लगे। अब चूंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ममता बनर्जी विदाई नहीं लेना चाहती, तो ऐसा करना ही पड़ेगा राज्यपाल को, 1 दिन के लिए ही सही, क्योंकि 9 तारीख को ये समझा जा रहा है कि वहां नई सरकार शपथ ले लेगी। कल यानी 8 तारीख को अमित शाह जी कलकत्ता पहुंचेंगे और वहां पर विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा, नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि ममता बनर्जी ने ये जिद क्यों पाली? हालांकि वो केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में रह सकती थी। खैर ये बीती कहानी है, ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो चली जाएंगी। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं आजाद पंछी हूं। दीदी, जब तुम इस्तीफा नहीं दे रही हो तो फिर आजाद पंछी कैसी हो? तुम तो इस समय भी, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज भी तुम मुख्यमंत्री हो। जो भी हत्याएं हो रही हैं, जो भी हिंसा हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार
ममता बनर्जी हैं। खैर, ये इस विषय का वीडियो नहीं है, इस पर हमने आज लाइव भी किया था, वो आपने देखा होगा। रात का लाइव भी हम करेंगे, वो भी आप देखिएगा, और भी वीडियो कर रहे हैं। फिर आते हैं जरा ममता बनर्जी की पार्टी के बिखराव पर और खुद ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर। ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन अब समाप्त हो चुका है। जी हाँ। और इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल बाकी राज्यों की तरह नहीं है, जहां एक 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, फिर एक दूसरे 5 साल वहां की जनता एक दूसरी पार्टी को मौका देती है। राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, हिमाचल का ले लीजिए, और बहुत जगह और सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के इतिहास पर, राजनीतिक इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वेस्ट बंगाल जब किसी को एक बार सत्ता से बाहर करता है, दूसरे को चुन के लाता है, तो सत्ता से बाहर करने वाली पार्टी को वो एक लंबे समय तक सत्ता से बाहर रखता है। 25 साल के बाद जब उसने कांग्रेस को हटाया, तो आज कांग्रेस का नामो निशान नहीं। 34 साल की सत्ता के बाद जब उसने वामपंथ को हटाया, लेफ्ट को हटाया, सीपीएम को हटाया, तो आप देख रहे हैं कि सीपीएम आज वेस्ट बंगाल में कहां है। ममता बनर्जी को जब 15 साल में हटाया है, तो वो जिसे सामने लेके आया है, यानी भारतीय जनता पार्टी को, ममता जानती हैं। और वेस्ट बंगाल का राजनीतिक इतिहास ये बताता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी सत्ता रहने वाली है। सबसे छोटी सत्ता भी अगर किसी को दिया है वेस्ट बंगाल ने, तो वो 15 साल दिया है ममता बनर्जी को। तो 15 साल सबसे लोएस्ट है। तो ममता बनर्जी की उम्र आप देखें, ममता बनर्जी ये जानती हैं कि एक लंबे समय के लिए बदलाव करने वाला वेस्ट बंगाल फिर टीएमसी को और ममता बनर्जी को इनके इस जीवन में मौका नहीं देने वाला। रही बात उनके भतीजे अभिषेक की बात, जिनको वो स्टैब्लिश करना चाहती थी, जब आपकी सत्ता रहेगी, जब आपकी राजनीति रहेगी, वहां पर जीवित रहेगी, जब आपकी पार्टी वहां जीवित रहेगी, जब उसका काडर जीवित रहेगा, जब उसका मत प्रतिशत बना रहेगा, तब ही ये संभव है। आज इस चुनाव में आपको 40% से प्लस टीएमसी को मत मिले जरूर हैं, लेकिन आगे आने वाले आप चुनावों में देखिएगा, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, मैं अगले विधानसभा और अगले लोकसभा की तो बात ही नहीं कर रहा। और ऐसा हो चुका है। ऐसा किसके साथ हो चुका है? ऐसा वामपंथ के साथ हो चुका है। वामपंथ यानी लेफ्ट यानी सीपीएम, उसका मतदाता कहां गया? उसका वोट बैंक कहां गया? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से पहले 36% जो वोट शेयर लेके आती थी, ये सारा का सारा वोट शेयर कहां से आया? वो लेफ्ट का वोट था, जो न सिर्फ भाजपा के पास आया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो लगातार बना रहा। वो टीएमसी में नहीं गया या इधर उधर नहीं बिखरा, या भाजपा जब 2021 में असफल भी रही, उसके बावजूद भी वो वापस नहीं गया, न टीएमसी के पास गया, न ही वो लेफ्ट के पास गया। ठीक यही स्थिति बंगाल का इतिहास बताता है कि आगे आने वाले समय में धीरे 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 करके टीएमसी के साथ होगा। ममता को इसी बात का पता है, इसी बात का अंदाजा है, इसीलिए वो बार बार अपनी पार्टी को एक अपनी लड़ाका छवि दिखा रही हैं। वो कभी कहती हैं सोनिया आ जाओ, आप प्रियंका वाड्रा, तेजस्वी आ जाइए, अखिलेश आ जाइए। वो अपने तृणमूल के भागते वर्कर्स को ये संदेश दे रही हैं कि हम अभी लड़ेंगे, हम यहाँ मौजूद हैं। ममता बनर्जी जानती हैं कि एक बार भगदड़ मची तो ये सारा का सारा काडर, सारे का सारा मतदाता ये शिफ्ट हो जाएगा और सत्ता के साथ शिफ्ट होगा। कारण ये कि जिन्होंने इस बार इस बहकावे में या इस मौके में टीएमसी को वोट दिया कि शायद दीदी वापस आई, मैं मुसलमान मतों की बात नहीं कर रहा। मुसलमान मतों ने वाकई टीएमसी को भर भर के वोट दिया है। शुभेंदु अधिकारी जब कहते हैं कि मुझे एक भी मुसलमान का वोट न नंदीग्राम में मिला, न भवानीपुर में मिला, साथ में शुभेंदु अधिकारी ये भी कहते हैं कि पैन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। यहां तक कि वो प्रधानमंत्री की सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली लाइन से अलग हटके जब परिणाम आए, उसके बाद अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ जब वो मीटिंग कर रहे थे, जब वो उनके बीच में संबोधन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा यहां सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, बंगाल में ये जरूरत नहीं है, यहां जो हमारे साथ है हम उसका विकास करेंगे। तो ये साफ संदेश है कि ममता बनर्जी के पास अब केवल मुसलमान मतदाता चिपका रह जाएगा, वो थोड़ा बहुत लेफ्ट के पास भी जाएगा। इस बार अब उसके सामने एक नया ऑप्शन है,
कांग्रेस के राहुल गांधी हर सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करके मुस्लिम वोट बैंक जो परंपरागत वोटर रहा है कांग्रेस का, उसको अपने साथ वापस लाना चाहते हैं। तो उनकी राजनीति भी वहां पर चलेगी, लेफ्ट भी, और ओवैसी और उसके साथ साथ हुमायूं कबीर, जिन्होंने दोनों सीटों से अपनी जीत हासिल की है। तो थोड़ा सा टीएमसी के पास जो कुछ भी बचा रह जाएगा वो मुसलमान वोटर होगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे सत्ता में नहीं रहने से, लाभ नहीं पाने से, तमाम जो उसको अनुचित लाभ ममता बनर्जी दिया करती थी, जो प्रश्रय दिया करती थी, वो नहीं रहेगा उनके पास। हिंदू वोट या बाकी वो जो मत हैं वो टीएमसी का होता जाएगा ठीक उसी तरह जैसे लेफ्ट का। इसलिए ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य, सिर्फ उनका अपना राजनीतिक भविष्य नहीं समाप्त हुआ है, बल्कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य बंगाल की धरती से समाप्त हो चुका है। आने वाली लोकसभा में और लोकसभा से पहले आपको संसद के दोनों सदनों में एक बिखराव देखने को मिलेगा। अब एक ऑप्शन पर और बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या ये प्रयास करेंगे कि एक उपचुनाव वो करवाएं, किसी के से इस्तीफा दिलवाएं और फिर एक उपचुनाव लड़के विधानसभा जाने का प्रयास करें। मैं आज आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से 2021 में नंदीग्राम से हराने के बाद इस चुनाव में वो नंदीग्राम से तो लड़ ही रहे थे, उसके बाद भवानीपुर लड़ने आए और गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक बात कही कि मैंने हेमंता दा से कहा कि आपको सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं लड़ना है, आपको जाके भवानीपुर में ममता बनर्जी को भी एक बार फिर हराना है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये तो भविष्य बताएगा, कल बताएगा, परसों बताएगा कि शुभेंदु अधिकारी या कौन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता है वेस्ट बंगाल का। हालांकि उम्मीद है सबसे ज्यादा शुभेंदु अधिकारी की है, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने उपचुनाव की स्थिति क्रिएट करके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहा, तो चाहे मुख्यमंत्री रहें या किसी और पद पर रहें शुभेंदु अधिकारी, एक बार फिर वह चुनाव ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी लड़ते हुए दिखाई देंगे आपको और उन्हें हराएंगे। इसलिए ममता बनर्जी ये नहीं करेंगी, इसीलिए वो बार बार दिल्ली की राजनीति की बात कर रही हैं, वो नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। लेकिन अब जरा नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। तो साहब, क्या ममता बनर्जी के पास ये रास्ता है कि वो राज्यसभा जा सकती हैं? आप सोचें, जो उनकी दलीय स्थिति है, उस दलीय स्थिति में जो इनके पास विधानसभा में नंबर्स हैं, उस नंबर के आधार पर बंगाल से कम वो राज्यसभा मेंबर नहीं हो सकती। अब ऐसे में एक संभावना और हो सकती है, उनके जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस के लोग, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी को इंडी अलायंस की बहुत याद आ रही है, अखिलेश की याद आ रही है, सोनिया की याद आ रही है, हालांकि राहुल बाहर हैं, तो तेजस्वी की याद आ रही है और तमाम विपक्षियों की याद आ रही है। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के अलावा किसी और राज्य से अपने सहयोगी, अपने मित्र दलों के सहयोग से क्या राज्यसभा पहुंचना चाहेंगी? चलिए मान लेते हैं ऐसा वो प्रयास कर सकती हैं, या करें भी तो फिर उनके बंगाली प्राइड का क्या होगा? फिर उनके माँ माटी मानुष वाले उस बांग्लादेशी नारे का क्या होगा? फिर वो जिस बंगाली अस्मिता और बंगाली बनाम बाहरी की राजनीति करती थी उसका क्या होगा? इसलिए ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर पूरी तरह न सिर्फ वैचारिक संकट है, बल्कि उनके अस्तित्व का भी संकट है, पद का संकट तो है ही। टीएमसी का भी यही स्थिति होने वाली है जो वामपंथ की हुई थी। तो ममता बनर्जी के न सिर्फ ये 10 विधायक अनुपस्थित रहे हैं, जिसका बहुत महत्व नहीं है, टीएमसी के लिए महत्व हो सकता है, लेकिन कम से कम बाकी किसी के लिए नहीं है, भाजपा के लिए नहीं है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए, पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है कि अब केवल कार्यकर्ता नहीं, केवल मतदाता नहीं, बल्कि उनके विधायक जो इस परिस्थिति में भी जीत के आए हैं, उनके अंदर भी बिखराव है। तो ममता बनर्जी के आज विधायक भागे हैं, कल उनके समर्थक ऑलरेडी भाग चुके हैं, और जो कुछ भी उनको अभी 40+% जो मत मिले हैं वो भी धीरे धीरे भागेंगे। ये बंगाल का राजनीतिक प्रारब्ध है, ये ममता बनर्जी को भी देखना होगा। क्यों? क्योंकि तृणमूल ने वामपंथ के साथ यही किया है, वामपंथ ने कभी कांग्रेस के साथ यही किया था, आज भाजपा ने तृणमूल के साथ यही करना शुरू कर दिया है। एक अंतिम बात बहुत जरूरी है, यहां पर एक स्थिति आ सकती है कि लोगों को लग सकता है, राष्ट्रवादियों को लग सकता है कि साहब वही तृणमूल के लोग अगर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। यहां पर स्थिति फिल्टर वाली है। अभी जो हमारे पास अपडेट है कि जब से इन्होंने अपने कपड़े बदलने शुरू किए हैं, झंडे लगाने शुरू किए हैं,
पेट्रोल पंप वाली घटना आप देख लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड के स्तर पर अपने लोगों को लगा रखा है, जो उनकी पहचान कर सकें, और भाजपा ये संकेत दे रही है कि केवल कपड़े बदल लेने से, केवल भगवा पहन लेने से, केवल झंडा उठा लेने से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। मतदाता वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है। तो भाजपा प्रिकॉशन लेके चल रही है। रही बात नेताओं के शामिल होने की, तो फिलहाल भाजपा को विधायकों की कोई दरकार नहीं है। लेकिन बंगाल की यह संस्कृति रही है राजनीतिक, कि जब एक पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देख लीजिए कांग्रेस के नेता आज कहाँ हैं? कितने कांग्रेस के बड़े नेता आपको दिखाई देते हैं? लेफ्ट के कितने बड़े और कार्यशील नेता जो एक्टिव हैं, वो आपको दिखाई देते हैं लेफ्ट में। वो सारे के सारे तृणमूल में आए। तो ये बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं बचा जा सकता। लेकिन हाँ, जो रेडिकल एलिमेंट हैं, जो गुंडा तत्व हैं, उनके लिए फिल्टर लगाने का काम भाजपा पहले ही शुरू कर चुकी है। तो ममता बनर्जी के भविष्य को देखते जाइए। बंगाल के एक-एक अपडेट पर हम आपसे बात करते चलेंगे। अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो तनिक भी सार्थक बात कर रहा है, तो इसे ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को जिस तरह से आपने सब्सक्राइब करके स्नेह दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज रात के 9 बजे के लाइव पर एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।